नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवकुन और आर पार की लड़ाई है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच। इतिहास में पहली बार एक मौजूदा मुख्यमंत्री को पार्टी से निकाल दिया गया है। इससे बड़ी खबर कोई हो नहीं सकती। उत्तर प्रदेश से यह खबर आ रही है, मुख्यमंत्री को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड यानी निष्कासित कर दिया गया है। इसीलिए आज हमें अपने टक्कर का मुद्दा बदलना पड़ा, आर पार का मुद्दा बदलना पड़ा, क्योंकि इस समय की सबसे बड़ी खबर पर न्यूज 18 इंडिया डंके की चोट पर आपको हर खबर दिखाएगा। क्योंकि 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है अखिलेश सिंह यादव को और साथ ही राम गोपाल यादव को। और इस पर बड़ी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। मेरे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं, इस टक्कर में जुड़ रहे हैं असाउद्दीन ओवैसी। मेरे साथ जयवीर शेरगिल हैं जो कि कांग्रेस के हैं, बीएसपी के एमएच खान है। लेकिन शुरुआत ओवैसी साहब आपसे करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप इस समय लखनऊ में हैं। लखनऊ में ये क्या कुछ हो रहा है? बेटा और पुत्र, माफ करिए, बेटा और पिताजी दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। एक को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ये यादव परिवार एक ड्रामा कंपनी है। बाप बेटे का नहीं हो सका, बाप बेटे का नहीं हो सका, तो ये लोग उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए क्या कर पाएंगे? अब सवाल ये है कि क्या गवर्नर उत्तर प्रदेश यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे नहीं लगाएंगे फौरन? क्योंकि जब उनकी पार्टी ने एक चीफ मिनिस्टर को निकाल दिया है तो मेरे ख्याल से एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो चुका है। अब ये प्रेसिडेंट रूल लगेगा नहीं लगेगा ये तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो आपके पास हैं वो बताएंगे, मगर डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो चुका है। और समाजवादी पार्टी की हुकूमत तो हर महाज पर पिछले 5 साल से नाकाम साबित हुई। अगर किसी का विकास हुआ यहाँ पर तो सिर्फ यादव परिवार का हुआ। और आज वही झगड़ा आज अवाम के सामने आ गया और ये तमाम इनके वादे झूठे साबित हुए। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले असेंबली के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश की अवाम बाप और बेटे को दोनों को बुरी तरह से रिहेबिलिटेट करेगी। मैं ओवैसी साहब आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हालांकि रैली करने की तो परमिशन मिलती नहीं है वहां पर, लेकिन क्या आपको लगता है आपके लिए राहत की खबर है ये? अब नहीं, तूफानों में जिंदगी गुजारना ये मेरी जिंदगी का एक रोजमर्रा बन चुका है। ये परमिशन आज नहीं मिली, कल मिलेगी। मैं तो ये कहूंगा कि कानपुर के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अब वो बाप या बेटे की पार्टी से टिकट लड़े हमारे खिलाफ और बता दें, क्योंकि ये बड़ी वफादारी कर रहे थे। अब पता चलेगा कानपुर के एडमिनिस्ट्रेशन को कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होगा तो ये किसकी मां जनी हमको रोकने के लिए कानपुर नहीं जाने के लिए? ये क्या इनके बाप का राज है? उत्तर प्रदेश है ये, और हम बराबर वहां पर जाएंगे तो ये चलते रहता है, सियासत में चलते रहता है। हमारे खौफ से परमिशन नहीं दे रहे हैं, मगर अच्छा किया नहीं देकर अवाम को मालूम हो गया कि कौन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। अभी तो आलम ये है, जो शॉर्ट्स में दिखा रहा हूं ये ऐतिहासिक है। बेटे के घर के बाहर, अखिलेश यादव के घर के बाहर मुलायम सिंह यादव के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सपा में जो हाहाकार मची है सुधांशु त्रिवेदी, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? और सेकेंडली, इस लड़ाई पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐतिहासिक है, सिटिंग सीएम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सुधांशु, और आप देख रहे हैं इस समय लाइव विजुअल्स। सुधांशु त्रिवेदी का ऑडियो नहीं आ रहा था। अखिलेश यादव के समर्थकों का भारी प्रदर्शन हम देख रहे हैं। टूट गई है समाजवादी पार्टी, इस समय की सबसे बड़ी खबर। और हमारे साथ बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी, सुधांशु त्रिवेदी, जयवीर शेरगिल और एमएच खान बने हुए। सुधांशु त्रिवेदी, कैन यू कम अगेन? क्या कहना चाह रहे थे आप? सुधांशु त्रिवेदी,
लगता है ऑडियो में सुधांशु त्रिवेदी की प्रॉब्लम आ रही है, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं वापस आता हूं ओवैसी साहब आपके पास। आपकी राय के अंदर क्या आपको लगता है जिस राजनीति के साथ, जिस समाजवाद के साथ मुलायम सिंह यादव आगे बढ़े थे और आज उसी समाजवाद में सिर्फ यादववाद देखने को मिल रहा है, एक तरफ भाई है तो एक तरफ बेटा है, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी 2017 के यूपी चुनाव में सब कुछ खोने के लिए तैयार है? नहीं, वो तो पहले से ही ये बात तयशुदा थी कि ये लोग दोबारा इख्तिदार पर नहीं आने वाले हैं। अखिलेश और उनके पिताजी की लड़ाई एक शुरू में लोग ये समझ रहे थे कि अखिलेश को सिंपैथी मिलेगी, मगर शुरू से मैं इस बात को कह रहा हूं कि अखिलेश का भी नाम उतना खराब है जितना समाजवादी पार्टी का नाम खराब है। तो इससे समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। मगर आपने सही कहा कि वो लोग अपने सिर्फ यादव परिवार को प्रमोट कर रहे थे, नाम लेते थे सिर्फ लोहिया का मगर काम करते थे सिर्फ यादव परिवार का, नाम लेते थे सोशलिज्म का मगर काम करते थे खानदान का, नाम लेते थे मुसलमानों का मगर सिर्फ यादवों की मदद करते थे। तो आज ये तमाम इनके पापों का जो घड़ा है जो भर चुका था, आज वो इन्हीं के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। जी ओवैसी साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि राम गोपाल यादव की एक बड़ी बाइट आ रही है, वो सुनते हैं। दोनों को पार्टी से निष्कासित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि नोटिस देने के आधे घंटे के अंदर दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। नोटिस दिया जाता है तो उस पर जवाब मांगा जाता है, जवाब बिना लिए, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और की जाती है तो न्यायालय उसको रद्द कर देता है। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े कि नोटिस मिला, जवाब मिला नहीं, जवाब और उससे पहले ही निकाल दिया गया, तो ये असंवैधानिक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के न्याय शास्त्र का जो नैसर्गिक नियम है उसके अनुसार भी बिना किसी के पक्ष को सुने हुए आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये जो कार्रवाई की है मुख्यमंत्री के खिलाफ और मेरे खिलाफ, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और गलत तथ्यों के आधार पर है। सर, आपका ये कहना है कि निष्कासन जो आपका हुआ है वो असंवैधानिक है। नेताजी का ये कहना है कि आपने जो सम्मेलन जो भी बुलाया है वो बिना उनकी अनुमति के बुलाया गया, तो वो भी आपने असंवैधानिक ही कार्य किया। देखिए, ऐसा है कि इस पार्टी में लगातार शीर्ष स्तर से असंवैधानिक काम हो रहे हैं, लगातार। और पार्टी का अध्यक्ष अगर असंवैधानिक काम करे तो सम्मेलन कौन बुलाएगा फिर? तो सम्मेलन तो जनप्रतिनिधियों की मांग पर बुलाया ही जाएगा। अगर सबसे बड़ा आदमी काम करे, एक बार भी पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक नहीं हुई, हो कैसे ये सूचियां डिक्लेयर हो गई? संविधान में है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी मैं था, एक भी मीटिंग नहीं हुई, दिखाएं कहाँ मीटिंग? फिर कैसे पार्टी के उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए? तो सारा काम असंवैधानिक हो रहा है। उस असंवैधानिक कार्य को ही ठीक करने के लिए कार्यकर्ताओं की जब मांग आई, मेरे पास लिख के हजारों लोगों ने लिख के दिया, डेलीगेट्स ने, तब ये मीटिंग बुलाई गई। और आपातकालीन मीटिंग के लिए कोई टाइम वाइम नहीं होता है। और दूसरी बात, पार्टी के संविधान को सही तरह से नेताजी को मालूम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में पार्टी का किसी भी राज्य में तब गठन हो सकता है जब वहां 30% पोलिंग बूथ पर पार्टी का गठन हो। इसलिए उत्तर प्रदेश से बाहर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में संवैधानिक तरीके से पार्टी का कोई गठन नहीं है। केवल मनोनीत लोग वहां हैं, कोई इलेक्टेड संगठन नहीं है, कहीं नहीं है। केवल जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में है, जो विधिवत गठित है।
और उसके जो डेलीगेट्स हैं उन्हीं की मांग पर यह सम्मेलन बुलाया गया है। और बुलाया इसलिए गया है कि काम असंवैधानिक पार्टी में रोजाना हो रहे हैं। जो पार्टी के मेंबर नहीं हैं उन्हें पार्टी का टिकट दिया जा रहा है। जो 100% हारने वाले लोग हैं, जो अपनी जमानतें नहीं बचा सकते हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। हमारे मैनपुरी जिले में, जहां से ये एमपी नेताजी रहे कई बार और अब तेज प्रताप सिंह एमपी हैं, तेज प्रताप सिंह को भी नहीं पूछा गया। 4 एमएलएज में से 3 जो जीतने वाले थे उनकी टिकट काट दी गई, जो हारने वाला था उसकी टिकट बनी रहने दी गई, और जिनको दिया गया उनकी जमानतें नहीं बच सकती। फिरोजाबाद से जिस एमएलए की कोई शिकायत नहीं थी उसका टिकट काट दिया गया, और ऐसी महिला को टिकट दे दिया गया जिसकी जमानत भी नहीं बच सकती। तो ये एक जगह नहीं, ये तो मैं अपने इटावा से देख रहा हूं। इटावा में, मैनपुरी में, औरैया में, जो हमारे बिल्कुल पास हैं, ये कहते हैं कि हमारा कोई योगदान नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है कि गैर यादवों के बीच में वोट मांगने जाओ तो रामगोपाल की ही याद जरूरत पड़ती है इनको। और चुनाव में मालूम पड़ेगा कि कौन कितना जो है दूसरे लोगों में एक्सेप्टेबल है, ये चुनाव में मालूम पड़ जाएगा। तो ये सारी कार्रवाई अवैध है। हमारा सम्मेलन जो बुलाया गया है वो बिल्कुल वैलिड है, वैध है। और मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के सारे डेलीगेट से अनुरोध करूंगा कि जो सुनेंगे सारे टेलीविजन को, कि वे सब 11 बजे 1 तारीख को राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में आएं और पार्टी में जो गड़बड़ियां करने वाले लोग हैं उन पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक फैसला लें। सर, उन्होंने आप पे ये आरोप लगाया है कि आप मुख्यमंत्री जी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये सारा उत्तर प्रदेश और सारा हिंदुस्तान जानता है कि मुख्यमंत्री को कौन काम नहीं करने दे रहा, मुख्यमंत्री के भविष्य के साथ कौन खिलवाड़। तो ये थे राम गोपाल यादव। आपने देखा तल्ख तेवर है बिल्कुल। और मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी और असाउद्दीन ओवैसी लगातार बने हुए हैं, मेरे साथ बाकी पैनलिस्ट भी हैं। लेकिन इस दौर में मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूं। पिछले 10 मिनट में मैं आपके पास आ नहीं पाया और बहस हम नोटबंदी पे करना चाह रहे थे, लेकिन हमें टॉपिक बदलना पड़ा क्योंकि बड़ी खबर जब होती है तो न्यूज 18 इंडिया उस बड़ी खबर पर मुस्तैद रहता है। सुधांशु त्रिवेदी, इसको कितना बड़ा आप कदम मानते हैं और क्या आपको लगता है इस समय समाजवादी पार्टी में जो कुछ हो रहा है उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, गृह मंत्री के आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। व्हाट इज योर टेक? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो कुछ समाजवादी पार्टी में घटित हो रहा है उसके ऊपर मैं यह कहना चाहूंगा कि जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, गो अहेड। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अमीश जी, उस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि ये एक लाइन उनके लिए चरितार्थ होती है कि ये क्या हो गया इनकलाबे जमाना, दरी तन गई बिछ गया शामियाना, पूरा तंबू ही उलट गया है। और ऐसा क्यों हुआ है उसके पीछे मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के चरित्र में अंतर नहीं था। मुलायम सिंह यादव जी जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 1989 में, तो वो किसी जात बिरादरी वर्ग के नेता नहीं थे, वो समाजवादी नेता थे, मजदूर किसान सबके नेता। अपने को संकुचित किया, फिर एक वर्ग के नेता बने, फिर संकुचित किया, एक जाति के नेता बने, फिर संकुचित किया, और जब पावर शेयर करने की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ परिवार। और आज हालत यह हो गई कि परिवार में भाई एक तरफ और बेटा एक तरफ, वो परिवार के नेता भी नहीं रह पाए। तो मैं कहूंगा ये श्री मुलायम सिंह यादव जी के जो क्रमिक विकास नहीं, क्रमिक पतन है, या उसका एक प्रमाण है। और अब मेरे विचार से उत्तर प्रदेश की जनता, जिसने यह अच्छी तरह देख लिया था कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो कहते हैं ना कि काम के नाम पर हम वोट मांगेंगे, तो जनता ने देख लिया था कितना काम हुआ, कितना काम तमाम हुआ, कि अब हालत ये हो गई कि उनके परिवार का ही काम तमाम होता राजनीतिक दृष्टि से नजर आ रहा है।
तो मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो अपना मानस बनाया ओवैसी हुआ साहब था, कह रहे अब थे, वो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ओवैसी साहब अब कह रहे थे सुशासन कि और ना विकास के यादवों लिए का भला एकमेव करा, विकल्प ना भारतीय जनता पार्टी यादवों रह का भला जाएगी करा, ना और उत्तर विरोधी प्रदेश का दलों भला करा। चरित्र पूरी तरीके सुधांशु से जी, बेनकाब होकर सामने आ रहा है। सुधांशु जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आज नहीं आ रही। ओवैसी साहब कह रहे थे, सुधांशु जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऑफ करो या ऑन करो तो मुझे सुनाई तो पड़ेगी आवाज। लगता है आवाज नहीं जा रही सुधांशु त्रिवेदी तक। मैं आपके पास आता हूं। ओवैसी साहब, आपकी राय में ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर MY समीकरण के, यानी मुस्लिम यादव समीकरण के बादशाह हैं मुलायम सिंह यादव, लेकिन क्या आपको लगता है इससे उनकी जनाधार मुस्लिम यादव में, खासतौर पर मुसलमानों में, कम होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी बनी गई थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। तो बाबरी मस्जिद के उन शहीद होने वाले ईंटों पर समाजवादी पार्टी बनाई गई थी और अब तक इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मिसाल के तौर पर वादा किया गया था कि 18% रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को देंगे, नहीं दिए। जेल में जो बेकसूर बच्चे हैं छोड़ेंगे, नहीं छोड़े गए। तालीम में मौका दिया जाएगा, नहीं किया कुछ। तो ये सिर्फ नाम लेते थे मुसलमानों का और ये समझते थे कि रमज़ान में एक इफ्तार की दावत में सर पर टोपी पहनकर आ जाने से मुसलमान खुश हो जाता था। मगर अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये जान चुका है कि कल तक उसके पास कोई पर मुसलमानों की ऑल्टरनेटिव नहीं भलाई था। कौन चाहता है? आप सिर्फ मुलायम सिंह यादव की बात करें, मुसलमानों की भलाई कौन चाहता है? सब तो राजनीतिक रोटियां सेकते नहीं, हैं। मगर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने सवाल किया था समाजवादी पार्टी और जी, मुसलमानों का MY कॉम्बिनेशन का, तो इसलिए मैंने उसका जवाब जी। दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर एम्पिरिकल डेटा देखेंगे तो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी जी। हो या बीजेपी हो, जिस तरीके से समाजी इंसाफ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि एम्पिरिकल डेटा इन तमाम को एक्सपोज कर देगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इलेक्शन में साइकिल का सिंबल किसके पास होगा? क्या मुलायम सिंह के पास होगा या अखिलेश के पास होगा, या फिर अखिलेश कौन सा सिंबल बजाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होने आपका वाला है। आकलन क्या है? और किसके इलेक्शन पास होगा साइकिल कमीशन का सिंबल? नहीं मालूम। इलेक्टोरल लॉ के लिहाज से तो पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट के पास ही इलेक्टोरल लॉ कहता है कि उन्हीं को इख्तियार है, जिसको इख्तियार है बी फॉर्म देने का, उन्हीं के पास सिंबल होगा। मगर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अखिलेश कौन सा सिंबल तलाश करेंगे, कितने जल्दी उसको वो पॉपुलराइज कर सकेंगे। मगर याद रखिए कि अखिलेश भी इतने पॉपुलर नहीं थे। समाजवादी पार्टी और अखिलेश बराबर रिस्पॉन्सिबल है उत्तर प्रदेश में आज जो स्थिति है। सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, ओवैसी साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि मुसलमानों का भला तो किसी ने नहीं करा, मुसलमानों का भला तो यादव परिवार ने भी नहीं करा, यानी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने भी नहीं करा। व्हाट इज योर टेक? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के भला करने की बात है, तो ओवैसी साहब की बातों से मैं आंशिक रूप से इत्तेफाक रखता हूं। शायद ओवैसी साहब को पता होगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में मुसलमानों का प्रतिशत लगभग 20 था। आज 70 साल के बाद 2% भी नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यूपी में 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 64 साल शासन करने वाले सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे तथाकथित सेकुलर दल? तो इन्हीं लोगों ने मुस्लिम समाज को उस गरीबो गुर्बत और मुफलिसो मजलूमियत में पहुंचाया है जो कि आज उनका मुस्तकबिल बन के रह गया है। अगर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि उनकी हालात कुछ जगहों पर दलितों से बुरी है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और दुर्भाग्य यह है कि ओवैसी साहब जैसे नेता भी जो हैं, ये भी उसी प्रकार की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, हर चीज को हिंदू मुस्लिम के खाते में डालकर। ओवैसी साहब जवाब सुन लेते हो ओवैसी साहब से। तो मैं हमारे बीजेपी के फाजिल काबिल दोस्त से कहना चाहूंगा कि आप एक ही सांस में अपने आप कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं। चलिए, आप सही कह रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन देने की बात कही, आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? जब आप सच्चर कमेटी का हवाला दे रहे हैं, महमूद रहमान कमेटी का आप बात कर रहे हैं, तो सर दे दीजिए ना। जब कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया है तो क्यों रोकते हैं उसको? आप कर दीजिए। आपकी हुकूमत वहां पर है, मगर आप वो नहीं करते।
आप इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं, मगर आप जब पावर में हैं तो आप महाराष्ट्र में कर दीजिए। जी कौन रोक रहा है आपको ये करने से? जवाब सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, बहुत साफ बात है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से भी यह बहुत समस्याजनक है, उसके साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी समस्याजनक है। इसलिए, और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब ईमानदारी से बताएं, क्या कोई एक ऐसा धर्म आप बता सकते हैं जिसमें सारे के सारे लोग गरीब हो और मजलूम हो? हाँ, वर्ग हो सकते हैं, जातियां हो सकती हैं, संविधान में उसका प्रावधान है। यदि आप धर्म के आधार के ऊपर करेंगे तब तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जवाब और रही ओवैसी बात साहब। इसकी कि अगर आप कोर्ट के निर्णय का इतना इत्तेफाक रखते हैं नहीं, तो क्या आपने आंध्र प्रदेश में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले पर जो कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी। उसका इस्तकबाल किया था या नहीं? जवाब अगर नहीं किया तो असाउद्दीन सेलेक्टिव क्यों हो ओवैसी रहा है? जवाब। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं समझता था कि सुधांशु साहब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुसलमानों को नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों जो 50 सब कास्ट हैं उनके लिए दिया है। रहा सवाल आंध्र प्रदेश रिजर्वेशन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। तीसरी बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो आर्टिकल 30 के बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कायल है या नहीं है? अगर आप आर्टिकल 30 को फंडामेंटल राइट मानते हैं तो फिर आपको एएमयू को और जामिया मिलिया का माइनॉरिटी कैरेक्टर बरकरार रखना पड़ेगा। अब वैसे सुप्रीम कोर्ट में मसला जेर दौरान है, मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर इंसाफ करेगा। जी क्विक देखिए, रिबटल। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जहां तक मुस्लिम समाज के कुछ तबकों का सवाल है, पसमंदा तबकों का सवाल है, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर उनको आरक्षण प्राप्त है। तब फिर काहे इस बात के ऊपर समस्या उठाना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विषय कोर्ट में भी विचाराधीन है, और आज से नहीं जनाब, मोहम्मद करीम भाई छागला जिस जमाने में शिक्षा मंत्री थे, 1966 का उनका भारत की पार्लियामेंट में दिया गया बयान है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। ओवैसी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी में बिखराव हो गया है, पार्टी वो टूट गई है। हम वापस उसी मुद्दे पर आते हैं, बीच में हम मुसलमानों के ऊपर चले गए। आपकी राय के अंदर, आपके अनुसार इस समय जो कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर हो रहा है, इसका, क्योंकि कई पॉलिटिकल पंडित मानते हैं इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, क्या आपको लगता है ऐसा होगा, या फिर आपको लगता है कि यह आकलन सही नहीं है? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपनी पार्टी का फायदा देखूंगा। मुझे अपनी पार्टी का फायदा करना है और मेरे कैंडिडेट जिताना है। हाँ, यकीनन एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सरकार बनाने से रोका जाए, और ये समझता मैं ये तो सबके लिए सबको सोचना पड़ेगा। मगर अगर ये सवाल लाकर सिर्फ मुसलमानों पर छोड़ देंगे, ये बड़ा गलत है, क्योंकि पिछले 60-65 साल से सिर्फ यही होता है कि इलेक्शन के जमाने में सेकुलरिज्म की बात होती है और मुसलमान को कूली बना दिया जाता है सेकुलरिज्म का, कि भैया आप ही की जिम्मेदारी है। हम सेकुलरिज्म के नाम पर कट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। अब मैं ये चाहूंगा कि जितने सेकुलर पार्टी हैं, ठीक है मैं खराब हूं, जो सेकुलर हैं वो इस बोझ को उठाएं। पर सर, आप उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश में पहली मर्तबा आजादी के बाद से ऐसा हुआ कि एक भी मुस्लिम सांसद यहां से जीत के नहीं गया। तो ये सवाल करना जरूरी है समाजवादी से, बीएसपी से और कांग्रेस से, कि बताइए कि आपका सेकुलरिज्म यही है कि आपके खानदान के लोग जीत सकते हैं और मुसलमान नहीं जीत सकता उत्तर प्रदेश से? ओके, मैं रुक करता हूं, इसका जवाब मैं लूंगा। लेकिन जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप खुद जानते हैं आप कितने बड़े सेकुलर हैं। आप तो नोटबंदी के अंदर भी धर्म को ले आए थे, वो तरीका भी ठीक नहीं है ना सर। अब जवाब सुन लेते हैं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी है और कांग्रेस के जयवीर शेरगिल भी है। मैं बता, आखिरी 2 मिनट है क्योंकि उसके बाद आपको जाना है। मैं रुक करता हूं, सुधांशु त्रिवेदी आपका क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की सियासत में इस फूट के बाद, इस तोड़ के बाद, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में दरार के बाद बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? देखिए, ये फूट के आसार जब से दिख रहे थे तभी से दलों के बयानों से आपको समझ जाना चाहिए था। पहले मायावती जी ने कहा कि मुस्लिम समाज किसी और को वोट करके वोट बर्बाद ना करे। अभी ओवैसी साहब ने क्या बोला कि मुझे तो अपना फायदा देखना है।
ये मुस्लिम समाज जिसको 70 साल से वोट बैंक बना के रखा, कभी आपको कांग्रेस लगता ने, है वो मुसलमान कभी सपा ने, जो मुलायम सिंह और कभी अखिलेश के ब- साथ था, सुधांशु त्रिवेदी, वो मुसलमान जो मुलायम सिंह और अखिलेश के साथ था, वो अब असदुद्दीन ओवैसी और बीएसपी के साथ जा सकता है? क्या लगता है आपको सुधांशु त्रिवेदी? हालांकि आप डिनाई करेंगे, आप बोलेंगे हमारे पास आएगा, लेकिन आपके पास तो आता नहीं है। देखिए, मैं प्रैक्टिकल एक बात यह वाक्य है में कहना चाहूंगा, जी। अभी आप देखिएगा कि मुस्लिम हितों के नाम पर सांप्रदायिकता की एक जवाबी कव्वाली आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस एक बोलेगी तो सपा उसके आगे जाके बोलने की कोशिश करेगी, बसपा उसके आगे बोलने की कोशिश करेगी, ओवैसी जैसे नेता अलग बोलने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत ही निर्णायक समय है कि उसे निर्णय मुस्लिम लेना है समाज के कि लिए वो अपने निर्णायक को वोट समय है बैंक रहने क्योंकि देना चाहती है, टूट हुई इंसान है के रूप में समाजवादी एक पार्टी के मतदाता के रूप अंदर। में ओके, देखे जाना असदुद्दीन ओवैसी, ओवर टू यू। असदुद्दीन ओवैसी, 30 सेकंड रिप्लाई, 30 सेकंड का जवाब, देन जयवीर शेरगिल और अहमद खान। मुसलमानों का कुछ नहीं, मुसलमान को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समाजवादी टूटी है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है एमआईएम के रूप में। अगर ये ऐसे लोग आएंगे, कई पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, मगर लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में सेकुलर पार्टी सेकुलरिज्म की बखा के लिए मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट और उत्तर प्रदेश के अपलिफ्टमेंट को सामने रखकर बीजेपी को रोकने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? जी, असदुद्दीन ओवैसी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। मैं एमएच खान और जयवीर शेरगिल आपके पास आऊंगा एक छोटे से अंतराल के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि एमएच खान बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे कुछ कहने के लिए। एमएच खान, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको लगता है ये जो टूट हुई है समाजवादी पार्टी के अंदर, इसका बड़ा चंक आपको मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, यानी बीएसपी और बीजेपी को मिल सकता है? और इस टूट के पीछे आप अपना फायदा क्या देखते हैं? दो टूक सवाल है, ये आर पार का सवाल है। देखिए, मैं बहुत साफ साफ बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। ये सबको लेके चलने वाली पार्टी नहीं है। सबका हाथ, सबका साथ मांगती है, लेकिन सबका साथ देना नहीं चाहती है। इनकी बात आप पूरी दुनिया जानती है कि ये किसी मुसलमान को कभी पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में हो टिकट नहीं देते हैं, सत्ता में भागीदारी नहीं कराते हैं। ओवैसी साहब का मामला है, ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश में आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन ओवैसी साहब को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधार कहां है। जी, बीजेपी को रोकने के लिए कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके पास जनाधार है? तो मतलब आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब आपके साथ अलायंस कर ले, का चुनाव हुआ था। आप एमएच खान इनडायरेक्टली कह रहे हैं ओवैसी साहब आपसे अलायंस कर ले, समाजवादी पार्टी टूट रही है, फायदा हमको मिल जाए, आगे जो करना होगा वो हम सोचेंगे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वैसी साहब, मैं कह रहा हूं वैसी नहीं, मैं ये कह रहा हूं वैसी साहब बिहार में भी तो लड़े थे। वैसी साहब तो वहां भी मुक्की खा गए। जब आप एक वर्ग की बात खाली करेंगे, जब सिर्फ एक वर्ग की बात करेंगे, तो आपको वोट कहां से और मिलेगा? एक वर्ग का वोट से आप नहीं जीत सकते हैं। मैं रुक करता हूं। सब समाज को लेकर चलना पड़ेगा। तब आपको आज दिख रहा है मुसलमान को कि हाँ, बीजेपी को कौन हराएगा? मुसलमान वहां खड़ा होगा, ये सांप्रदायिक पार्टी को कौन हराएगा? जिससे अमन चैन कायम हो सके। नहीं गिन रहे सपा में जो दो फाड़ हुई है, आपको किसी गिनती में नहीं गिना जा रहा। जयवीर शेरगिल, कौन सा वोट है भैया? अमेश जी, आप तो बताइए ना। हमारे पास जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो पूरे देश में तीसरे नंबर पर पार्टी हमारी थी। आज विधानसभा में हमारे पास 88 और इस समय लाइव शॉट्स आ रहे हैं, आप देखिए क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी के कुनबे के अंदर। अखिलेश के समर्थक रो रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं, हजूम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री का फैसला अब हम करेंगे, मुलायम सिंह यादव ने यह कह दिया है। देखिए इस समय क्या हो रहा है, शिवपाल यादव के पोस्टरों पर लातें मारी जा रही हैं, पैरों से रौंदा जा रहा है। यादव परिवार का झगड़ा, यादव कुनबे का झगड़ा लखनऊ के चौराहों पर लड़ा जा रहा है। यादव कुनबे का झगड़ा, यादव परिवार का झगड़ा लखनऊ के चौराहों पर लड़ा जा रहा है। पैरों में एक दूसरे के पोस्टरों को रौंदा जा रहा है। शायद मुलायम सिंह यादव ने इस दिन के बारे में अपने जीवन में नहीं सोचा होगा जो इस समय देखने को मिल रहा है। दिल्ली की एक पार्टी से यह झगड़ा शुरू होता है और लखनऊ के चौराहों तक चले जाता है। जयवीर शेरगिल, हमने इतिहास के अंदर कांग्रेस का भी बंटवारा देखा, कांग्रेस और कांग्रेस आई, याद आ गए पुराने दिन। देखिए अमीत जी, आपने आज डिबेट बहुत ही अच्छे
बात से शुरू की कि एक ऐतिहासिक दिन है। आज एक ही दिन में 2 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टरों को उनकी पार्टी से निकाल दिया गया, प्रेम खांडू जी और अखिलेश यादव। तो मुझे लगता है ये पहली बार हुआ होगा। दूसरी बात, साइकिल पूरी तरह पंचर हो चुका है, चाहे अखिलेश यादव उस पर बैठे हों या उतरे हों, अब उनका पैकअप हो चुका है। उसी साइकिल पे आप भी बैठने की कोशिश कर रहे थे, तो खबरें मिल रही थी सूत्रों कोई से बात नहीं है। कि कांग्रेस राहुल गांधी भी पीछे बैठना चाहते थे उसके। कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। अहम बात है कि इस बंटवारे के पीछे कौन है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो इस बात के लिए अब बड़ा आरोप आपका। जानी जाती है, आप अरुणाचल में देख लीजिए और उत्तराखंड में देख लीजिए किस तरह लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराना, अपने धन बल पे गिराना। तो मुझे लगता है आश्चर्य नहीं होगा कल को ये निकल के बाहर आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा आरोप आपने लगा दिया। और आखिरी बात, बड़ा गंभीर आरोप आपने लगा दिया। और आखिरी बात, क्योंकि मुझे समय कम मिला है, बोलिए, अब बोलिए, आपके पास टाइम है पूरा। आज आपके स्क्रीन पे पिछले आधे घंटे में तीनों प्रवक्ता ये बहस कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू। उत्तर प्रदेश की उन्नति की बात कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश के सुधार की बात कौन कर रहा है? तो मैं अपने बड़े भाई सुधांशु और ओवैसी साहब चले गए हैं, एक बात कहना चाहूंगा जनाब, कि हम सब अमन परस्त हैं, इस देश में शांति रहने दो, हरे और भरवे में मत बांटो, हर छत पर तिरंगा लहराने दो। उत्तर प्रदेश की बात 27 साल से कोई नहीं कर रहा। और आज यादव परिवार को भी कहना चाहूंगा कि अब बात साफ है कि स्वयं सेवा में ज्यादा विश्वास रखते थे, लोक सेवा में कभी भी विश्वास नहीं रखते थे। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का जवाब दिलवाने के लिए, क्योंकि बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, बहुत बड़ा आरोप लगाया है जयवीर शेरगिल ने। सुधांशु त्रिवेदी, आई वोंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या इस यादव परिवार के झगड़े के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं लाइव इस समय? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो आरोप लगा रहे हैं वो आश्चर्यजनक परंतु स्वाभाविक है। जी भाई, इनसे पूछिए, इनकी पार्टी के नेताओं ने, अभी इन्होंने प्रेमा खांडू का नाम लिया, ये बताइए कोलिको पुल और प्रेमा खांडू छोड़ के गए किसकी वजह से? हमारी वजह से। हेमंत विश्व शर्मा असम में छोड़े, हमारी वजह से। रीता बहुगुणा छोड़ी उत्तर प्रदेश में, हमारी वजह से। या उत्तराखंड में विजय बहुगुणा ने छोड़ा, हमारी वजह से। अरे चलिए मान लिया, तो आप तो जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, 1995 में अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, शरद पवार ने छोड़ा, तो 1977 में जगजीवन राम देवराज अर्स ने छोड़ा, तो 1967 में चंद्रशेखर से लेकर पर ये तो भी यादव परिवार की बात कर रहे हैं। यादव परिवार में तोड़ आपने कराई है। ये पार्टियां सत्ता के बाहर रह नहीं पाती हैं, इसलिए सुधांशु भाजपा पर जी, आरोप आप शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो ऑर्डर में भी लिखी गई हैं भूल गए कि किस तरह असंवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और किस तरह गवर्नर ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते आपकी रिकमेंडेशंस पे सरकारें गिराई। क्या आप वो भूल गए? मुझे पता है आपको जयवीर शेरगिल उत्तराखंड का दर्द है आप लोगों के अंदर, और आप बोलेंगे जब आपको मौका मिलेगा। अभी यादव परिवार और समाजवादी यादव की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में जब रहते हैं। मोहल्ले में चोरी होती है तो पुलिस का पहला शक जो वो चोर, जो नामी जामी चोर होता है, उस पे ही जाता है। तो सरकारें गिराने में श्रेय किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार गिर जाएगी। देखिए, हालांकि तो चुनाव अनाउंस होने वाले हैं अब तो। देखिए, 4 को चुनाव है, ये भी देखने वाली बात है। अब अखिलेश अपनी पार्टी 4 को अनाउंसमेंट है, कितनी जल्दी बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, पर बार बार उठ के आ रही है कि ये लाल लकीर खींची किसने? ये लाल लकीर खींचे किसने? ये बड़ी बातें बोल रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। मैं आपको रिप्लाई करने का मौका दूंगा 30 सेकंड पर। 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, ओवर टू यू। एक वाक्य में ये जानते हैं लकीर कैसे खींची है? ये कांग्रेस का चरित्र है कि सत्ता के बगैर रह नहीं पाती। जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। 67 हो, 77 हो, पर ये 90 तो का सपा दशक हो, टूट आज गई हो। है सुधांशु जी। इसलिए एक एक केस का चाहे यहाँ तो सत्ता भी है समाजवादी पार्टी में, वो टूट गई है। मैंने आज ये खा लिया, इसलिए तबीयत खराब हो गई। केस हिस्ट्री देखो ना, उसको वो रोक परमानेंट है। करवाइए। आप मुझे बताइए, क्या यादव परिवार की लड़ाई के पीछे सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं? आप उठ के इतिहास का चैप्टर मत पढ़ाइए मुझे। सुधांशु त्रिवेदी, यहाँ तो सत्ता भी है, यहाँ तो सत्ता भी है और सरकार भी है, तब भी टूट रही है पार्टी। यहाँ कौन सी सत्ता चली गई है? मुख्यमंत्री बैठे हुए और बर्खास्त हो गए। तो मैंने आपको बता दिया कि मुलायम सिंह यादव जी पहले समाज से वर्ग के नेता, वर्ग से जाति के नेता, जाति से परिवार के नेता, और परिवार के अंदर नहीं तय कर पाएगी बेटे के नेता के भाई के नेता। बात थोड़ी है, अब भाई आप देख लीजिए, वो तो मौजूद थे, वो सारे लक्षण के लिए होने चाहिए थे। मेरे को छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए सर, मेरे को छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं, लेकिन बड़ी खबर है तो न्यूज़ 18 इंडिया है।
बड़ी खबर है तो न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर्स हैं। पल पल की जानकारी, इस समय यादव परिवार में क्या कुछ हो रहा है हमारे पास अंदर की खबर है। हाहाकार मची हुई है और कौतूहल मची हुई है। यानी यादव परिवार सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि अब रिएक्ट कैसे करें। मैं परिवार की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव एक धड़े हैं, मुलायम सिंह और शिवपाल एक धड़े हैं, लेकिन पीछे परिवार है। परिवार सोच नहीं पा रहा कि वो क्या करे। ये अंदर की खबर है और कांग्रेस प्रवक्ता का बड़ा आरोप वहीं का वहीं खड़ा है। मैं थोड़ा सा अंतराल लेता हूं, ब्रेक लेता हूं, लेकिन आर पार में आज इस बड़ी खबर पर हमारी इनसाइड रिपोर्ट लगातार जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 इंडिया पर बड़ी खबर आर पार के अंदर, और आपको मैं शॉट्स दिखाता हूं जहां पर आक्रोश भी है, लेकिन आंसू भी है, आक्रोश भी है, आंसू भी है, और पोस्टरों के ऊपर जूता चप्पल सब कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यादव परिवार का विभाजन इस समय हो चुका है। जिस तरह से निष्कासित करा गया है राम गोपाल यादव को, जो कि सपा के पूर्व महासचिव हैं, और अखिलेश यादव को, जिनको घर पे टीपू बुलाया जाता है। क्या टीपू उत्तर प्रदेश का दोबारा सुल्तान अब नहीं बन पाएगा? बड़ी बात यह है, आज मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई शिवपाल यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें यह बड़ा ऐलान कर दिया कि 6 साल के लिए मैं निष्कासित करता हूं अखिलेश यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए। तो इस समय की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का यादव परिवार, उस बड़ी खबर पर निरंतर न्यूज 18 इंडिया की नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।